हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। आज इस वीडियो में सामान्य विज्ञान जीके अर्थात एनसीईआरटी बायोलॉजी कक्षा 10 का जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे वो है जीवों में जनन। जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले सामान्य विज्ञान के 90 से 95% प्रश्न जो हैं वो एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जा रहे हैं। यह वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी साइंस सीरीज के वीडियो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनमें एनसीईआरटी विज्ञान की किताब का चैप्टर वाइज संपूर्ण निचोड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकल जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में कौन सी विधि पाई जाती है प्रजनन की? तो देखिए, एकल जीवों में प्रजनन की विधि पाई जाती है अलैंगिक जनन। कौन सी? अलैंगिक जनन। नेक्स्ट है, एक कोशिक जीवों में नए जीव की उत्पत्ति किस प्रजनन विधि द्वारा होती है? एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें प्रजनन विधि कैसे होती है? कोशिका विभाजन द्वारा या विखंडन द्वारा या उपरोक्त दोनों या ओनली खंडन? तो आंसर हो जाएगा आपका कोशिका विभाजन और विखंडन। ठीक है, कोशिका विभाजन या कह लीजिए विखंडन। आंसर होगा उपरोक्त दोनों। जैसे आप अमीबा ले लीजिए। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा में क्या होता है, ये इस प्रकार की शेप बनती है। देखिए, यहाँ से आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो धीरे 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 एक केंद्रक है वो देखिए 2 केंद्रक में डिवाइड हो गया और इस प्रकार से देखिए विखंडन हो जाता है और आगे 2 नए जीव बन जाते हैं। ये प्रोसेस क्या है? ये है विखंडन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रजनन के लिए कोशिका विभाजन अथवा विखंडन पाया जाता है वह है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखिए, जीवाणु, प्रोटोजोआ, तो इसमें बिल्कुल फिजन अर्थात विखंडन पाया जाता है। अमीबा, इसमें भी। लेशमानिया, कालाजार के रोगाणु, इन सभी में विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। तो ये आपको सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं विखंडन के। ये सभी एग्जाम्पल है। जैसे लेशमानिया देखिए आप, लेशमानिया आपको दिख रहा है ABCDEF तक दे रखा है आपको। तो शुरू में ए से धीरे 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 ये देखिए 2 बराबर भागों में बट जाता है। F पे जाके विखंडन हो जाता है और 2 लेशमानिया के नए जीव बन जाते हैं। इसी टाइप से अमीबा में पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे विखंडन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में, तो एक कोशिक में तो हमने पढ़ा क्या पाया जाता था, विखंडन। ठीक है, अब बहुकोशिक जीवों में, तो बहुकोशिक जीवों में पाया जाता है खंडन। देखिए, खंडन और विखंडन दोनों में अंतर है। विखंडन का मतलब है फिजन और खंडन का मतलब है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बहुकोशिक जीवों में क्या पाया जाता है? खंडन, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह जीव जिनमें पुनरुद्भवन पाया जाता है। पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, या आप एक एग्जाम्पल और याद रख लीजिए, हाइड्रा में भी रीजनरेशन पाया जाता है। गुलाब और संतरा में पाया जाता है कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ देखिए आप, प्लेनेरिया आपको दिख रहा है, ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पुनरुद्भवन कैसे दिखाया गया है, ये एक प्लेनेरिया है, इसको यदि 3 टुकड़ों में बांट दे तो ये तीनों टुकड़े क्या है, अपने आप में विकसित होके पुनरुद्भवन के द्वारा ये 3 नए जीव बना लेते हैं। तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन। निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है? मुकुलन अर्थात बर्डिंग द्वारा जनन किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा का आपने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था पहले, इसमें पुनरुद्भवन भी पाया जाता है। दूसरा क्या है? मुकुलन। मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। होता क्या है, मुकुलन में एक छोटा सा उभर आता है कहीं से और वो धीरे धीरे वृद्धि करता है, उसको कहते हैं मुकुल। और इस प्रकार से वो बड़ा होके क्या होता है, सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होके एक नया जीव बना लेता है, नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं मुकुलन अर्थात बर्डिंग। निम्नलिखित में से कायिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपागेशन के उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन के उदाहरण कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए क्या दे रखा है, गन्ना और गुलाब।
बिल्कुल सही है। गन्ना और गुलाब दोनों कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल हैं। जैसे गुलाब में कलम विधि है। कायिक प्रवर्धन के और क्या एग्जाम्पल हैं? रोपण विधि, पर्तन विधि, ये सब कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल्स हैं। बाकी कौन कौन से पौधों में पाया जाता है? अंगूर और संतरा में भी पाया जाता है। चमेली और केला में भी कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कायिक प्रवर्धन के बारे में सत्य कथन है। कायिक प्रवर्धन के बारे में देखिए सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कलम से जो भी पौधे लगाते हैं हम, उनमें जल्दी फल आ जाते हैं। ऑप्शन बी क्या है? यह पद्धति उन पौधों के लिए बहुत उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। ये बिल्कुल सही है। वो पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उनको क्या करते हैं? कायिक प्रवर्धन के द्वारा वापस से हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, यानी कि उसके वंश को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन सी क्या है? कायिक प्रवर्धन का एक दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है। सभी पौधे जो नए बनते हैं वो क्या होते हैं? आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, बिल्कुल कॉपी होती है। तो यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, वह तकनीकी जिसमें कृत्रिम पोषक माध्यम के द्वारा एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं, वह कौन सी विधि है? तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कृत्रिम पोषक माध्यम में पौधे को रखते हैं और उनको संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किया जा सकता है? वो होती है ऊतक संवर्धन विधि। ये क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। ठीक है, ऊतक संवर्धन विधि। नेक्स्ट क्या है? राइजोपस में पाई जाने वाली प्रजनन विधि है। राइजोपस में कौन सी प्रजनन विधि पाई जाती है? तो ये देखिए, ये है राइजोपस। अब राइजोपस में आप देखिए, ये जो आपको गोल गोल ऊपर दिख रहे हैं, ये सब क्या है? इनमें सब में बीजाणु है और ये ऊपर कवर है। ठीक है, ये क्या होता है? जब इनको नमी, मिट्टी, हवा, ये सब एक अनुकूल वातावरण मिलता है तो उस स्टेज में क्या होता है? ये अंकुरित हो जाते हैं। तो ये प्रजनन जो विधि है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बीजाणु समासंग अर्थात स्पोर फॉर्मेशन। एक कोशिकीय जीव में प्रजनन विखंडन द्वारा होता है। यह किस प्रकार का होता है? एक कोशिकीय जीव में जो प्रजनन होता है वो विखंडन अर्थात फिजन द्वारा होता है। तो फिजन द्वारा जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है समसूत्री विभाजन। आपको याद रखना है क्या होता है? समसूत्री विभाजन। जबकि हम मनुष्य में क्या होता है? हम मनुष्य में होता है अर्धसूत्री विभाजन। वह जनन कोशिका जिनमें भोजन का भंडार संचित होता है उसे कहते हैं। तो वो जनन कोशिका कौन सी होती है जिनमें भोजन का भंडार संचित होता है? उन्हें कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। ये साइज में थोड़ी बड़ी भी होती हैं। और नर युग्मक क्या होती है? नर युग्मक जो कोशिका होती है, यानी कि नर जनन कोशिका जो होती है वो चलायमान होती है, ज़्यादा गतिशील होती है, साइज में थोड़ी सी छोटी होती है, आकार में छोटी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं? कौन से पौधे होते हैं जिनके जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं? ये होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मी जो होते हैं यानी कि आवृत बीजी, जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है, इन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? तो देखिए, ये आप देख रहे हो फ्लावर आपको दिख रहा है, इसमें ये पराग कोश है। ये पराग कोश मतलब ये नर जनन अंग है पुष्प का। ठीक है, तो ये पराग कोश जो है इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण। आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से पुष्प के जनन भाग कौन से होते हैं? पुष्प के जनन भाग कौन कौन से होते हैं? पुष्प के जनन भाग होते हैं पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। पुंकेसर और स्त्रीकेसर कौन कौन से हैं? देखिए, पुंकेसर ये आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, जो एक तंतु तंतु से ऊपर पराग कोश है। ठीक है, ये क्या है? पुंकेसर है। और लेफ्ट साइड में आप देखिए, इधर मिड से एकदम मध्य से जो मध्य में जो भाग है ये क्या है? ये
स्त्रीकेसर है। इसके लेफ्ट राइट मिलेंगे आपको पुंकेसर, और जो मध्य में जो होगा वो क्या रहेगा, स्त्रीकेसर, जिसमें वर्तिकाग्र जो ऊपर पार्ट दिख रहा है आपको, नीचे जो तंतु है वर्तिका है, और अंडाशय एकदम मिड में। तो 1 2 3 पार्ट इसके क्या है, ये स्त्रीकेसर है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो पुष्प के जनन भाग कौन कौन से हो गए, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है, स्त्रीकेसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, यह पुष्प का मादा जननांग है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए पुष्प के केंद्र में क्या है, वर्तिकाग्र, अंडाशय आपको दिख रहा है। तो स्त्रीकेसर जो क्या होता है, पुष्प के केंद्र में होता है। ऑप्शन ए सही हो गया आपका। ऑप्शन बी देखिए, पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प तथा सरसों एवं गुड़हल उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प होते हैं, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प क्या होता है, वो होते हैं जिनमें स्त्रीकेसर या पुंकेसर में से कोई एक पाया जाता है। इसी प्रकार से जो सरसों और गुड़हल है वो उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं, वो पुष्प जिनमें दोनों अंग पाए जाते हैं, स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है, पुंकेसर नर जननांग है। तो ये भी बिल्कुल सही है। पुंकेसर क्या है, नर जननांग है, और स्त्रीकेसर क्या है, मादा जननांग है पुष्प का। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके ए बी सी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यदि पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो इसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये पुष्प है आपको दिख रहा है, और ये पराग कोश है साइड में। इससे यदि पराग कण इसी वर्तिका पर आ जाए और यहाँ से आगे फ्रूट बनता है, यानी कि यहाँ जनन क्रिया होती है, तो इसे कहते हैं स्वपरागण। लेकिन यदि यही जो पराग कोश है, इससे पराग कण दूसरे फूल के, दूसरा जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर चला जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परपरागण। तो यहाँ क्या पूछा है, पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं स्वपरागण। नेक्स्ट है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। नर जनन कोशिका अर्थात जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है। नर युग्मक कह लीजिए, या नर जनन कोशिका कह लीजिए, या शुक्राणु कह लीजिए, इनका निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। कहाँ होता है, वृषण में होता है। तो ये देखिए ये है नर जनन तंत्र, और इस नर जनन तंत्र में आप यहाँ देखेंगे क्या क्या है, ये वृषण है। ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये वृषण है। नीचे लिंग के जो नीचे जो गोलियां सी लटकी होती है वो होती है, वो वृषण कहलाता है। ये जनरली शरीर के बाहर रहता है। क्यों, क्योंकि वृषण में जब शुक्राणु बनते हैं तो उनको कम तापमान चाहिए, शरीर से कम तापमान चाहिए, इसलिए वृषण बाहर होता है। ठीक है, यहाँ क्या बनते हैं, शुक्राणु, किसमें, वृषण में। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन देखिए, वृषण कोश उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो हमने अभी पढ़ा है, बिल्कुल सही है। वृषण कोश उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, जस्ट लिंग के नीचे उपस्थित होता है। ऑप्शन बी है, शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। तो ये बिल्कुल सही है। शुक्राणु उत्पादन के लिए जो आवश्यक ताप है वो शरीर के ताप से कम होता है। ऑप्शन सी दे रखा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या करता है, शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करता है पुरुषों में। ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण नहीं करता। तो ये नहीं करता, ये गलत है। जबकि होता यह है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, बिल्कुल नियंत्रित करता है। तो असत्य कथन पूछा है, असत्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से। तो देखिए यहाँ देखिए आप, ये है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या क्या है,
अंडवाहिका अर्थात फैलोपियन ट्यूब जिसे डिंबवाहिनी भी कहते हैं। दूसरा अंडाशय, ये जो दोनों साइड आपको दिख रहे हैं ये क्या है, अंडाशय है। और गर्भाशय प्लस गर्भाशय की ग्रीवा गर्दन, ठीक है। और फाइनली क्या रहती है, योनि। तो ये क्या है, मादा जनन तंत्र के भाग हैं। अब यहाँ देखिए आप ऑप्शन में अंडाशय, गर्भाशय ये दोनों मादा जनन तंत्र के भाग हुए। शुक्रवाहिका ये नहीं है, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है। ऑप्शन डी डिंबवाहिनी ये भी मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पूछा है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्या नहीं है, शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी। मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्थानांतरण स्त्री की योनि में होता है, लेकिन निषेचन कहाँ होता है। तो देखिए आप, ये है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में सेक्स क्रिया के दौरान क्या होता है, योनि में लिंग प्रवेश कराया जाता है, तो उससे क्या होता है, शुक्राणुओं का स्थानांतरण तो स्त्री में हो जाता है, लेकिन निषेचन बाकी होता है। निषेचन कहाँ होता है, निषेचन होता है यहाँ, ये जो अंडवाहिका है ना, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ इसे डिंबवाहिनी भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डिंबवाहिनी में। निम्न में से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, जो आंसर दे रखे हैं उनमें से। तो यहाँ देखिए आप, ये क्या है, ये है नर जनन तंत्र, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है वृषण, तो बिल्कुल वृषण है। ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब ये नहीं होता है। ऑप्शन सी शुक्राशय, तो बिल्कुल शुक्राशय होता है। यहाँ देखिए आप, प्रोस्टेट ग्रंथि के पास में आपको दिख रहा है। और ऑप्शन डी प्रोस्टेट ग्रंथि, तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी नर जनन तंत्र का भाग होती है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो क्या है, वो मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, वो नर जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। दो युग्मकों के संयोजन अर्थात दो जनन कोशिका जैसे अंडाणु और शुक्राणु, इनके संयोजन को क्या कहते हैं, इनके संयोजन को कहते हैं निषेचन। निषेचन आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, निषेचन कहाँ होता है, डिंबवाहिनी में होता है। डिंबवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है उसको कौन सी संरचना द्वारा पोषण मिलता है। तो देखिए ये है भ्रूण। अब ये भ्रूण में जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपके नाभि से जुड़ा हुआ रहता है, जन्म से पहले किससे जुड़ा रहता है, आपकी नाभि से जुड़ा रहता है, इससे पोषण प्राप्त होता है। और ये क्या होता है, ये होता है प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा। तो भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण कौन से द्रव में तैरता है, यह तैरता है आमनियाटिक द्रव। कौन सा, आमनियाटिक द्रव, ऑप्शन बी। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। भ्रूण के विकास के लिए कौन से अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, ये की जाती है बीजांडसन के द्वारा। किसके द्वारा, बीजांडसन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु का विकास कितना हुआ है, इसके लिए जब गर्भवती स्त्री डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करता है। क्या करता है, अल्ट्रासाउंड। तो इससे किसकी जानकारी मिलती है, शिशु के विकास की। तो आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड। मुख्य द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करती है। मुख्य द्वारा जो गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है वो क्या करती है, वो किस चीज का निरोध करती है, वो करती है अंडोत्सर्जन का, यानी कि अंडों का बनना जो है वो बंद हो जाता है इससे, अर्थात अंडोत्सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी। क्या कहा जाता है, वेसेक्टोमी। इसका पहली बार यूज कब किया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है। इसका पहली बार यूज किया गया था 1899 में, ठीक है। अब
पुरुष नसबंदी आपने पढ़ ली है, तो स्त्री नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्री नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस क्या है? एमनियोसेंटोसिस क्या करता है? भ्रूण के लिंग की जांच करने का तरीका है। तो ये क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को बताता है कि जो पेट में पल रहा है भ्रूण वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा कथन अलैंगिक जनन के लिए सत्य नहीं है? अलैंगिक जनन के लिए सत्य नहीं है वो कथन देखिए। ऑप्शन ए है, यह एक सामान्य रूप से पाई जाने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्राणियों में उपस्थित होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय में पाया जाता है और बहुकोशिकीय में भी पाया जाता है। एकल जीवों में। किसमें? एकल जीवों में। ऑप्शन सी है, इसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। ये गलत है। युग्मक जनन का मतलब है जहां नर और मादा दोनों की जनन कोशिकाएं क्रिया करके बच्चा पैदा करती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अलैंगिक जनन किन में पाया जाता है? एकल जीवों में पाया जाता है और युग्मक जनन में तो 2 जीवों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं है। यह निम्न जीवों में मुख्य रूप से पाए जाने वाली जनन प्रक्रिया है। छोटे जीवों में पाई जाती है, अर्थात निम्न जीवों में मुख्य रूप से पाए जाने वाली प्रक्रिया है अलैंगिक जनन। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सत्य कथन नहीं है, अर्थात असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। फूलों के रंग आकर्षक किस लिए होते हैं? फूलों के रंग किस लिए आकर्षक होते हैं? आकर्षक दिखने के लिए? गलत है। सुगंधित दिखने के लिए? ये भी गलत है। ऑप्शन सी दे रखा है, परागकण ले जाकर प्रजनन में सहायता प्राप्त करने हेतु मधुमक्खियों तथा दूसरे कीड़ों को आकृष्ट करने के लिए। ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए आकर्षक होते हैं ताकि कीड़े मकोड़े या मधुमक्खियां उस पुष्प पे आके बैठे, और जब वो वहां से दूसरे पुष्प पे जाके बैठेगी उड़ के, कोई भी कीड़ा है वो दूसरे पुष्प पे जाके उड़ के बैठेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जो परागकण है वो दूसरे पुष्प पे चले जाएंगे और ये कौन सी क्रिया कहलाती है? पर परागण। तो इससे जो जनन क्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, परागकण है। परागकण क्या है? तो ये देखिए, आप यहाँ देखिए, ये होता है परागकोश। ये आपको जो दिखता है, जो मादा अंग है पुष्प का, वर्ती का, इसके दोनों ओर क्या पाया जाता है? परागकोश पाया जाता है। तो इसमें क्या रहते हैं? परागकण रहते हैं। अब यहाँ देखिए आगे ये प्रक्रिया कैसे होती है। परागकण ये छोटे छोटे होते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं? वर्तिका पर आ जाते हैं। ठीक है, वर्तिका अग्र पर ये एकदम गोल सी स्थिति होती है इसकी, छोटे छोटे। लेकिन यहाँ आके क्या होता है? एक नलिका का विकास करते हैं ये, और ये नलिका कहाँ तक चली जाती है? ये जाती है कहाँ तक? अंडाशय तक। ठीक है, इसके द्वारा नर युग्मक अंडाशय तक जाते हैं और वहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन होने के बाद क्या होता है? जो फूल है उससे धीरे धीरे फल बन जाता है। जो क्या बन जाता है? फल बन जाता है। तो ये परागकण क्या होते हैं? आपने ये देखा, जब ये वर्तिका पर आते हैं, परागकण जब वर्तिका पर आते हैं, तो वर्तिका पर आने से पहले क्या होते हैं? ये विकसित नहीं होते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ आकर ये विकसित होते हैं। तो ये देखिए आप, तो आंसर हो जाएगा आपका अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, ऑप्शन बी, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित रोग है? तो ऑप्शन दे रखा है, सुजाक, गोनोरिया, सिफिलिस, HIV। तो ये तीनों के तीनों जो रोग हैं वो यौन संचारित रोग हैं, अर्थात सेक्स क्रिया द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ इनमें से सभी। नेक्स्ट है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में कहाँ की गई? सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली है उसकी खोज भारत में कहाँ की गई? इसकी खोज की गई थी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। कहाँ? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आपका
जीव जनन कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड सारे MCQs, NCERT कक्षा 10 का यह चैप्टर है बायोलॉजी का, और उस चैप्टर से मैंने सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।